तो कैसे हैं मेरे प्यारे सारे छोटे भाई बहन। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रखे होंगे। तो जैसा कि हमने आगाज़ 0.4 बैच जो कर रखा था, उसमें जो आपका पहला सब्जेक्ट था बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स सेकंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है ना। तो उसके जो 10 सब्जेक्ट थे, उसमें जो पहला आपका सब्जेक्ट था क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप्स फर्स्ट, उसमें 32 टॉपिक थे, 16 हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में अपन शुरू कर रहे हैं HORT 211 होटी 211, ठीक है। तो एक बार वंस अगेन फिर से स्वागत है फार्मर्स लव फैमिली पे सारे मेंबर्स का। तो आगे चलते हैं, आज नई सब्जेक्ट शुरू करेंगे, उससे पहले माँ शारदा को वंदन करते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं और बिना टाइम खराब किए आपकी क्लास शुरू करते हैं। तो आपको सिलेबस दिख रहा होगा यहाँ पे, ये लो स्क्रीन पे, HORT 211 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस, ठीक है। 2 क्रेडिट आपके सब्जेक्ट है, सभी यूनिवर्सिटीज में सेम सिलेबस है इसका। और इसका जो थ्योरी जो आपका सिलेबस दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसमें है टोटल 13 टॉपिक आपके। कितने टॉपिक है आपके? टोटल 15 टॉपिक है, ठीक है। कितने टॉपिक है? 13। थ्योरी के 13 है, प्रैक्टिकल वाले 15 है। 13 टॉपिक आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। ये आपका सब्जेक्ट टाइटल हो गया और ये सब्जेक्ट कोड हो गया। थ्योरी का सिलेबस की बात करें, फर्स्ट ही अगर इसके लेक्चर की बात करते हैं अपन, तो फर्स्ट लेक्चर ही अपना इसके अंदर है वेजिटेबल, इंपोर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस इन ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स एंड नेशनल इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है? ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा टॉपिक है इसका। हॉर्टिकल्चर का फंडामेंटल क्लियर करने वाले हैं इसमें। टॉपिक का मतलब क्या है अपना, क्या क्या पढ़ना है इसमें? इंपोर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस इन ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर भोजन आहार या फिर किसी भी तरीके से सब्जियों का और मसालों का क्या महत्व है, सब्जियों और मसालों का क्या महत्व है, कितने प्रकार से अपने लिए ये लाभदायक है, इनका महत्व क्या है, वो चीज देखनी है। और नेशनल इकोनॉमिक्स, राष्ट्रीय स्तर पे जो अपनी आय है, जो भारत की जो वो है अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स जो है, उसमें किस प्रकार से इन्होंने कितना परसेंट इनका भाग है और क्या ये स्थान रखते हैं, वो अपना पहला टॉपिक है। तो वैसे तो मैं बताऊं, क्लास लगाने लायक या क्लास आपको प्रोवाइड करवाने वाले आपके एक भी लक्षण है नहीं, क्योंकि जो क्लासेस में सेकंड सेमेस्टर को छोड़ के फर्स्ट ईयर वालों बच्चों को ना बोल के, थर्ड ईयर वालों बच्चों की इतनी डिमांड थी, उनको ना बोल के आपका बैच स्टार्ट किया ना, जितना रेस्पॉन्स आना चाहिए था उतना रेस्पॉन्स आ नहीं रहा है। मैंने एक सब्जेक्ट 7 से 8 लेक्चर में एक सब्जेक्ट का 50% सिलेबस कवर करवा दिया है। सेकंड जो आपके सब्जेक्ट है जिसमें 13 लेक्चर है, 5 से 7 क्लास में या 8 क्लास में फाइनली इसका मैं पूरे 13 लेक्चर करवा के ही नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा। और सब्जेक्ट भी बहुत जल्दी और जो अपना स्टाफ है उनके द्वारा मैं क्लासेस करवा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। पर जो रेस्पॉन्स मेरे पास आना चाहिए था वो आ नहीं रहा है। तो इससे अच्छा मेरे को लगता है ये बैच जो है आगाज 0.4, इसको यहीं पे विराम देके अपने को जो सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के जो सेकेंड सेम के जो बच्चे हैं, उनके लिए क्लासेस करूँ। उनको ज़्यादा नीड, आई थिंक आपको कम नीड है, आप ज़्यादा समझदार हैं या फिर पढ़ना नहीं चाहते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है XYZ। बट जहाँ तक मेरे को लग रहा है उतना रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जो विद्यार्थी क्लासेस को पूरी ले रहे हैं, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो अलग बात है, बाकी जिनके समझ में आ रहा है वो भी शेयर वगैरह नहीं कर रहे हैं क्लास को, ना लाइक कर रहे हैं, ना मेरे को कमेंट्स करके बता रहे हैं कि ये जो चीज़ें आप करते हो, जो आपका फीडबैक आता है, उसके मैंने आपको विद प्रूफ बताया था कि कोई कमाई नहीं आ रही है। बस मेरे को ये मोटिव मिलता है कि हाँ ठीक है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को इसकी नीड थी और रियल में उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है, उनकी हेल्प हो रही है। तो अपन अपने एग्ज़ाम को छोड़ के कैसे भी टाइम मैनेज करके उनको अपन टाइम देना पड़ेगा। पर जब फीडबैक अच्छा नहीं आता है ना आपका क्लासेस इतनी मेहनत से रिकॉर्ड करने के बाद, तो फिर आगे इच्छा नहीं होती है कि आगे लेक्चर अपन डालें। तो देखते हैं इस पर क्या रहता है। बाकी मैं जल्द से जल्द कोशिश यही करूंगा कि सेकंड सेमेस्टर वालों को पढ़ाया जाए। तो आपका टॉपिक फर्स्ट शुरू करते हैं, उसके बाद में आपके 12 टॉपिक और बचेंगे, बहुत जल्द इनको अपन अच्छे से बिल्कुल PDF वाइज करेंगे, है ना। तो अभी के लिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बातें ज़्यादा नहीं करेंगे। वैसे थ्योरी पेपर है, बातें करना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें आपको याद रह जाएगी तो भी बहुत फ़ायदा अपने को मिलने वाला है। हॉर्टिकल्चर है तो पहले मैं जैसा सब बताते हैं इंट्रो अपन देखेंगे हॉर्टिकल्चर का। तो उससे पहले फिर एक बार रिक्वेस्ट है, आपके हाथ में है पढ़ना, मेरे हाथ में है पढ़ाना, तो पढ़े, क्लासेस को कंटिन्यूस शेयर करें। जो आपके यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप हैं या आपके जूनियर सीनियर क्लासमेट बैचमेट किसी भी कॉलेज से हैं UGC अप्रूव, ठीक है, सभी के सेम सिलेबस रहेगा, उनको एक बार शेयर करें, कमेंट करें। जो नए हैं उनको चैनल के पेज को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे की क्लासेस भी आपको कंटिन्यूस मिलती रहें फ्री ऑफ कॉस्ट। आज की क्लास शुरू करते हैं। HORT 211 लेक्चर्स नंबर फर्स्ट, ओके।
लेक्चर 13 है, फर्स्ट अपन पूरा करने वाले हैं आज। इंट्रोडक्शन, पहले हॉर्टिकल्चर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर क्या है? उद्यान विज्ञान क्या है? तो हिंदी में मैं बता देता हूं पहले तो कि उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की ही एक शाखा है, एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, जिसमें अपन क्या क्या करते हैं, फ्रूट्स, ठीक है, फल उत्पादन, मसाले, सब्जियां, औषधीय पौधे और खाद्य प्रसंस्करण, इन सारी ब्रांचों के बारे में डीपली स्टडी करते हैं, उसको अपन हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ये बात हो गई। हॉर्टिकल्चर लेटिन भाषा के सबसे बना हुआ है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलाकर बना हुआ है, HORTUS, हॉर्टस और कोलेर। हॉर्टस का मतलब होता है, अगर बात करें लेटिन का, अगर हिंदी में कन्वर्ट अपन करते हैं तो मतलब जो होता है हॉर्टस का वो होता है गार्डन, गार्डन या बगीचा। और सबको पता है कल्चरा, टू कल्टीवेट, कल्टीवेट करना, गार्डन उगाना या उसके बारे में स्टडीज करना या उसको पढ़ना, अपन क्या कहते हैं, कल्चर, ठीक है। तो उद्यान के बारे में अगर पढ़ रहे हैं या उगा रहे हैं तो उसको अपन क्या कह देंगे, हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान। ये इसका मतलब हो गया, लेटिन भाषा से लिया गया शब्द है। फिर आती है फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर अगर ऑल ओवर अगर बात करें अपन तो है जे लिंडले और LH बेले। ये दो वैज्ञानिक है, जे लिंडले और LH बेले। ये क्या है, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर है। बात करें फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया या इंडियन हॉर्टिकल्चर का फादर की बात करें तो कौन सा है, MH मेरीगोडा। MH मारीगोडा या MH मेरीगोडा कौन है, भारतीय उद्यानिकी के जनक कौन है, MH मेरीगोडा। ये जो आपके कॉपी के ऊपर लाइन के ऊपर जो खाली स्पेस आता है वहां पे स्टार लगा के लिख लेना, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर जे लिंडले और LH बायले, ठीक है। इसके बाद में लिखना फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर कौन है, MH मेरीगोडा। हॉर्टिकल्चर लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस और कल्चरा। हॉर्टस का मतलब वो उद्यान, जिसका हिंदी बात करें तो बगीचा या गार्डन, और कल्चरा का मतलब कल्टीवेट करना। अब वो बात करते हैं गोल्डन रिवोल्यूशन रिलेटेड टू फ्रूट प्रोडक्शन। गोल्डन रिवोल्यूशन, सुनहरी क्रांति जो थी, सुनहरी क्रांति का नाम सुना आपने? सुनहरी क्रांति किससे संबंधित थी, फल उत्पादन से संबंधित थी। अब हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस वगैरह सब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे अपन, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो बता देता हूँ सब्जेक्ट शुरू करने से पहले, है ना। तो गोल्डन रिवोल्यूशन का अगर नाम आता है आपके पास सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित थी, फल उत्पादन से, ठीक है। और फल उत्पादन से संबंधित थी, इसका जो जनक है वो कौन है, डॉक्टर KL चड्डा। कौन है, डॉक्टर KL चड्डा। कौन था सुनहरी क्रांति का जनक, डॉक्टर KL चड्डा था। और इसमें जो क्वेश्चन आता है अपना कि गोल्डन रिवोल्यूशन रिलेटेड टू फ्रूट प्रोडक्शन, मेनली किससे थी, एप्पल, सेव उत्पादन को, फलों में तो आ गया सेव, सेव उत्पादन पे जोर दिया गया था गोल्डन रिवोल्यूशन। वैसे अगर नॉर्मली बात करें तो ऑल ओवर जो फ्रूट प्रोडक्शन था उसको बढ़ाने के लिए डॉक्टर KL चड्डा ने जो सुनहरी क्रांति चालू की थी उसी को गोल्डन रिवोल्यूशन कह रहे थे। लाइक अगर अपन बात करें, आपने नाम सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, एनी बोरलॉग और MS स्वामीनाथन जिसके अपने जनक हैं उसमें। तो उसमें भी अपना एक क्वेश्चन यही आता है कि गोल्डन जो अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन थी, हरित क्रांति 1966-67 1966-67 में जो शुरू की गई थी, अगर विश्व स्तर पे बात करें तो एनी बोरलॉग थे, और भारत के अगर बात करते हैं तो MS स्वामीनाथन अपने उसके फादर या जनक कहा जाते हैं। तो उसमें अपना क्वेश्चन आता है ये कि मेनली वो किन क्रॉप्स के लिए थी या किस सीरियल के लिए थी, तो वो थी धान और वीट, ठीक है, राइस एंड वीट के लिए थी। आप गेहूं और चावल का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए की गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन, ताकि अपना जो भारत देश है वो उतना उत्पादन कर सके कि जो अपनी जनसंख्या पॉपुलेशन है उसको वो खिला सके, आत्मनिर्भर, वो इंडिपेंडेंट बन सके, उसके लिए वो की गई थी। और उसका फाइनली बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा कि कहीं भी तो अनाज की कमी हुआ करती थी, इतना अनाज पैदा होने लगे कि अपन बाहर उसको एक्सपोर्ट करने लगे, ठीक है। तो वैसे ही उसी क्रांति की तरह गोल्डन रिवोल्यूशन जो है वो हॉर्टिकल्चर से संबंधित थी, अपनी सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, मेनली सेव पे जोर दिया गया, KL चड्डा इसका जनक कहा जाता है। बात करते हैं आगे। इतना मैंने समझाया हॉर्टिकल्चर के बारे में, जनक मैंने आपको बता दिए, लेटिन भाषा का अपना शब्द था। अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान की शाखाएं। तो जो मेनली उद्यान विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है, एक सेकेंड, हाँ ये इसी पे समझा देता हूं मैं। पहली अगर बात करें अपन फल विज्ञान, जिसको अपन क्या कहते हैं, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, मोटी मोटी मैं ब्रांचेस बता देता हूं। दूसरी अपनी है सब्जी विज्ञान, ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर। तीसरी अपनी फ्लावर, ठीक है, फूलों के बारे में, फ्लोरिकल्चर। कौन सा हो गया, फ्लोरिकल्चर। अब एक चीज समझना, चौथी जो अपनी है
वो मैं लिख देता हूँ PHT, पोस्ट हार्वेस्टिंग जो टेक्नोलॉजी प्रिजर्वेशन जिसमें आता है ना, खाद्य प्रसंस्करण, जैम, जेली, सॉस, केचप, कैंडी, शरबत, मार्मलेड, मुरब्बा, वो सारी। ठीक है, मेनली तो 4 ब्रांच हो गई। अब मैंने डेफिनेशन में एक बोला था कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, ठीक है, पुष्प, मसाले, स्पाइसीज हो गई, ठीक है, औषधीय पौधे हो गए। तो इसमें अगर ब्रांचेस और ऐड करें ना अपन, तो इसमें औषधीय पौधों वाले भी अपन, मेडिसिन वाली भी ब्रांच ऐड कर सकते हैं, स्पाइसीज मसाले वाले भी ब्रांच ऐड कर सकते हैं। पर मेनली अगर मोटा मोटा ओवरव्यू अपन हॉर्टिकल्चर का देखते हैं ना कि हॉर्टिकल्चर में स्टडी क्या करनी है अपने को, तो मेनली पोमोलॉजी होता है। अब बात करें पोमोलॉजी की, मैंने एक चीज बताया था जिनके पीछे वाई लगा हुआ आता है, वो ग्रीक भाषा के शब्द है, जैसे वाई एग्रोनॉमी, मिट्रियोलॉजी, पैथोलॉजी, वाई आ रहा है पीछे। वो 100 तो नहीं, 99% समथिंग अपन कह सकते हैं जब कुछ नहीं आ रहा है कि वो ग्रीक भाषा का शब्द है। और जिनके पीछे कल्चर लगा हुआ है उनको कह रहे थे अपन लेटिन। पर जो आपका जैसे हॉर्टिकल्चर, कल्चर पीछे आ गया, लेटिन वर्ड हो गया था अपना, दो हॉर्टस प्लस कल्चरा 2 शब्दों से मिलकर बना था लेटिन, उद्यान विज्ञान जिसको कह रहे थे। ठीक है, फादर मैंने बता दिया जेल लिंडले, LH बार्ले, और फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर MH मेरीगोडा। गोल्डन रिवोल्यूशन का मैंने समझा दिया, हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस अपन पढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो पोमोलॉजी जो आपका है वो होना चाहिए अपने नियम के अनुसार तो ग्रीक का, बट ये कौन सा है, लेटिन प्लस ग्रीक, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, लेटिन प्लस ग्रीक। ये क्या है अपना अपवाद है। ओलेरिक कल्चर पीछे आ गया बेचारा, ये सीधा साधा है, ग्रीक हो गया, ये ग्रीक हो गया। ठीक है, अब फ्लोरिकल्चर सबको पता है, फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर वेजिटेबल साइंस, सब्जियों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, फ्रूट्स का। ये पोस्ट हार्वेस्टिंग वाला अपना हो गया, जेम, जेली, कैंडी, मुरब्बा, ये है ना। तो ये हो गई हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस। अब आ जाते हैं अपन यहाँ पे, यहाँ पे अपने को पहली दी हुई है ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, सबको दिख रहा होगा आई थिंक। पहली दी हुई है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी ड्राइव्ड फ्रॉम पोमम। पोमम जो आपका है वो लेटिन वर्ड है, POMUM। पोमम इज द लैटिन वर्ड। मैंने बताया पोमोलॉजी इज लैटिन एंड ग्रीक। ओके, लेटिन और ग्रीक दोनों लैंग्वेज का वर्ड है। जो पोमम है वो अपना लेटिन है, और आगे जो लॉजी वर्ड है जिसका मतलब होता है टू स्टडी या इसके बारे में डीपली अपने को करना, ये इसको लगाना। ठीक है, तो वो आपका हो गया ग्रीक, तो लेटिन प्लस ग्रीक हो गया, लेटिन प्लस ग्रीक है पोमोलॉजी। फादर ऑफ सिस्टेमिक पोमोलॉजी, फादर ऑफ सिस्टेमिक पोमोलॉजी, जो व्यवस्थित जो पोमोलॉजी है उसका जनक कौन है, डी कैंडोले। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। फादर ऑफ सिस्टेमिक पोमोलॉजी डी कैंडोले, और फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर MH मेरीगोडा। MH मेरीगोडा याद रहेगा। नेक्स्ट अपन इसकी ब्रांच देखें तो ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर इज ए लैटिन वर्ड, ओलेरिस मींस पॉट हर्ब, एंड इंग्लिश वर्ड कल्चर मींस होता है कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। JRF में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर किसकी ब्रांच है, और ओलेरिकल्चर में किसके बारे में स्टडीज करते हैं या किस चीजों को ग्रो करते हैं। तो ओलेरिकल्चर मींस वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स बोले तो हिंदी में सब्जियों का अध्ययन या सब्जियों की खेती आपके ओलेरिकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट है अपना फ्लोरिकल्चर, रेफरेंस टू कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप्स। पुष्पीय पौधों की जो खेती करते हैं उसको अपन कहते हैं फ्लोरिकल्चर। और अभी तो फिलहाल में फ्लोरिकल्चर से आपको, अगर आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो डिप्लोमा कर रहे हो, मास्टर्स जो करते हो, वो भी होती है फ्लोरिकल्चर से। लैंडस्केपिंग, ये ब्रांचेस है। ठीक है, इनसे हॉर्टिकल्चर की ब्रांच, हॉर्टिकल्चर में अगर MSc करना चाहते हो तो फ्लोरिकल्चर स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो। लैंडस्केपिंग वाला जो है, बगीचे में जो लगाते हैं पेड़ पौधे, किधर से लगाने हैं, कैसी आपको इसमें भूमि ऊंची रखनी है, नीची रास्ता कैसा बनाना, उससे आप स्पेशलिस्ट MSc कर सकते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस से। अच्छी सीटें हैं यूनिवर्सिटीज में इसकी भी बराबर, है ना। नेक्स्ट था अपना प्लांटिंग मीन्स रीजनिंग ऑफ प्लांट्स। ठीक है, बात करते हैं, ये तो रोपणीय फसलों के बारे में, वो भी इसी में आती है। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स, इसमें आ गया कौन से, औषधीय पौधे, विथ कल्टीवेशन विथ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स। फिर आ गया स्पाइसीज क्रॉप, मसाले, जो कि अपनी मेन आज का पर्पज ही अपना ये है कि सब्जी और मसाले, वेजिटेबल एंड स्पाइसेस क्रॉप्स, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस क्रॉप, HORT 211। देन पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी PHT, जो मैंने बताया हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस में बता रहा हूँ, डील्स विद पोस्ट हार्वेस्टिंग, हैंडलिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ठीक है, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्या बोलते हैं उसके अंदर, इसको हिंदी में वैल्यू एडिशन को बोलते हैं अपन मूल्य बढ़ाना, किसी चीज का मूल्य बढ़ाना। जैसे टमाटर मेरे पास था, अभी तो खैर टमाटर के भाव आसमान को छू रहे हैं, बाकी टमाटर ऐसा सीन रहता है, गौशाला में गायों को खिलाना पड़ता है किसान को मंडी से लाके। ठीक है, मंडी में जो गाड़ी जा रही है ना, उसको वो बोलता है कि साहब आपकी किराया बन रहा है 1000 रुपये और टमाटर बिके 1200 रुपए के, तो क्या करे। तो किसान इतना वो रहता है कि 200 रुपये नहीं बच रहे हैं, कोई बात नहीं, तू तो गौशाला में खिलाया गायों को। इतना सस्ता टमाटर था, 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, है ना।
तो लोग बाग ऐसे ही। और अभी के टाइम बात करें तो बहुत, तो जब 1 रुपए किलो जब टमाटर था, तो ये जो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी है डील्स विद पोस्ट हार्वेस्टिंग, हैंडलिंग, ग्रेडलिंग और पैकेजिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग, इट इज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, है ना। तो वैल्यू एडिशन क्या बोलते हैं, उस टमाटर को ले जाके उसके जो अपने हमने जो उद्योग लगा रखे हैं उनके माध्यम से क्या किया, सॉस में और केचप में हमने बदल दिया टमाटर को। और सॉस और केचप कितना महंगा आता है पता है, तो हमने क्या की, कुछ चीजें जैसे 2 रुपए किलो टमाटर लाए, 10 रुपए का उसमें सामान मिलाया और उस चीज को हमने मिला दिया 40 रुपए का केचप बना दिया, वैल्यू एडिशन उसमें कर दी, उसका मूल्य जो है वो हमने बढ़ा दिया कुछ चीजें उसमें ऐड करके, तो उसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं। और ये भी अपने हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट इन हॉर्टिकल्चर, इनको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी समझा देता हूं, फिर क्लास अपनी लेंथी हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, IIHR, हसरगट्ठा बेंगलोर, बहुत इंपॉर्टेंट है IIHR, भारतीय उद्यान विज्ञान अनुसंधान संस्थान, कहां पे, IIHR हसरगट्ठा बेंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, सब्जी अनुसंधान संस्थान, IIVR, वाराणसी यूपी, ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश, कहां पे है, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है, याद रहेगा दोनों, IIHR हसरगट्टा बेंगलोर, IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर हसरगट्टा बेंगलोर, और वेजिटेबल का है वाराणसी यूपी। ये जल्दी जल्दी एक बार देखते हैं, फिर अपना टॉपिक, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये मैंने पहले भी बहुत बार बताया है और बता देता हूं, 3 इंस्टीट्यूट है, इनमें कभी भी कंफ्यूज मत होना। एक तो है आपका CISH, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सब ट्रॉपिकल उपोषण, ठीक है, ना तो सूखा ना ठंडा, ना गर्म ना ठंडा, बीच का, वो कहां पे है, लखनऊ में, कहां पे है, लखनऊ, और लखनऊ पड़ता है आपका यूपी में। एस्टेब्लिशमेंट इसका बात करें तो 1972, कब का है, 1972 में स्थापित किया गया था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, CISH, लखनऊ 1972। उसके बाद में आता है एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, CIAH, एरिड का मतलब होता है शुष्क, सूखा, और सूखा कहां पे है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने राजस्थान में है, कहां पे, बीकानेर में, CISH कहां पे है, बीकानेर, सूखा। उसके बाद में एक आता है CITH, ठीक है, टेम्परेट, ठंड वाला, तो ठंड कहां पे पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर। शीतोष्ण जो है वो कहां पे है, शीतोष्ण का जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, तो ये याद रहेगा, CISH लखनऊ, CIAH बीकानेर, और CITH श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। आगे देखते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI, ठीक है, पोटैटो आलू अनुसंधान संस्थान, कुफरी सोलन शिमला, हिमाचल प्रदेश, कहां पे है, कुफरी सोलन शिमला में है। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स, ट्यूबर किसको बोलते हैं, कंदीय फसलें, कंदीय फसलें कौन सी, आगे बताऊंगा। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, CTCRI, ट्यूबर कंदीय फसलें, त्रिवेंद्रमपुरम केरल, कहां पे है, त्रिवेंद्रमपुरम केरल के अंदर है, कहां पे, त्रिवेंद्रमपुरम केरल। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्लांटेशन मतलब प्लांटेशन, रोपण फसलें, जैसे रबर, कॉफी, रोपण फसलें, ठीक है, ये कहां पे है, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स, कैसरगोड केरल के अंदर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, मैंने बताया था CIAH कहां पे, बीकानेर, राजस्थान, 1993 में इसकी स्थापना है। और जबकि अपना CISH है उसकी कितनी है, 1972, 1972, लखनऊ यूपी के अंदर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग, जो कि अपनी हॉर्टिकल्चर की फोर्थ नंबर की जो ब्रांच थी फ्लोरिकल्चर के बाद, PHT, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग, कटाई उपरांत तकनीकी अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, तो ये कहां पे अपना CIPHET, लुधियाना पंजाब, कहां पे, लुधियाना पंजाब। उसके बाद में ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स गोवा, ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन, बारापानी मेघालय, ये आपके नहीं आएगा, ये आपके लिए मोस्ट है। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर बनाना, केला अनुसंधान, तिरुपचल्ली, तमिलनाडु, कहां पे, तिरुपचल्ली, तमिलनाडु। सेंट्रल रिसर्च सिट्रस, नींबू वर्गीय के लिए, नागपुर, महाराष्ट्र, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सिट्रस, कहां पे, नागपुर, महाराष्ट्र। ऑनियन एंड गार्लिक, प्याज और लहसुन अनुसंधान संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र। ये तो सिट्रस नींबू वर्गीय का था, नागपुर, महाराष्ट्र, और आपके जो है ऑनियन एंड गार्लिक वो कहां पे है, पुणे, महाराष्ट्र में है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेप्स, अंगूर की बात करें तो वो भी पुणे, महाराष्ट्र में है। लहसुन, प्याज और अंगूर, पुणे, महाराष्ट्र। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का कहां पे है, आनंद, गुजरात में। कहां पे है, आनंद, गुजरात में। औषधीय पादप एवं अनुसंधान निदेशालय, आनंद, गुजरात।
उसके बाद में देखते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम। मशरूम का कहाँ है? सोलन हिमाचल प्रदेश। सोलन हिमाचल प्रदेश। मशरूम का कहाँ पे है? सोलन हिमाचल प्रदेश। याद रहेगा सबको, इनमें समझाने की कोई चीज नहीं। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्चिड। ऑर्चिड का कहाँ पे है? गंगटोक सिक्किम। कहाँ पे है? गंगटोक सिक्किम। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैशूनट। कैशूनट किसको बोलता है? काजू को। काजू की फैमिली क्या है? एनाकार्डियेसी। और काजू का इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? पुत्र कर्नाटक। कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेज, मसाला अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे है? तबीजी, अजमेर, राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी सब्जेक्ट के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? अपनी सब्जेक्ट का टाइटल ही यही है कि वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस, ठीक है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। तो वेजिटेबल्स का मैंने बता दिया, वाराणसी यूपी के अंदर है, और अपने जो स्पाइसेस का है वो राजस्थान में, तबीजी, अजमेर। डन। नेशनल रिसर्च ऑयल पाम। ऑयल पाम का है? इल्लू, आंध्र प्रदेश। ठीक है। फिर आता है मोस्ट पोमोग्रेनेट, अनार। अनार का कहाँ पे है? सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमोग्रेनेट, अनार, सोलापुर महाराष्ट्र। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखना। मखाना का कहाँ पे है? पटना बिहार। कहाँ पे है? पटना बिहार के अंदर है। लीची का कहाँ पे? मुजफ्फरनगर बिहार। लीची, मुजफ्फरनगर बिहार। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, गुड़गांव हरियाणा। गुरुग्राम भी मिल सकता है या गुड़गांव भी आपको मिल सकता है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, राष्ट्रीय उद्यानिकी, ठीक है, मंडल, राष्ट्रीय उद्यानिकी मंडल या नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ पे है? गुड़गांव हरियाणा। 1984, 1984, याद रहना चाहिए सबको। अब ये चीजें तो देख ली हमने नॉर्मल हॉर्टिकल्चर का। अब अपना जो टॉपिक था वो क्या था? इंपोर्टेंस इन ह्यूमन, ठीक है, क्या क्या इंपोर्टेंस और इकोनॉमिक में क्या इंपोर्टेंस है। तो ये आ गया रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन ह्यूमन डाइट। भाई ह्यूमन डाइट, अब एक चीज बताऊं, सब्जियों और मसालों का क्या क्या हो सकता है ह्यूमन डाइट में? हो सकता है, क्योंकि जो सब्जियां जो होती है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, अगर हॉर्टिकल्चर ले रहे हैं तो कॉमन है कि फ्रूट्स को अपन साथ में पढ़ लेते हैं, है ना, सब्जेक्ट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज अपन ले रहे हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की अगर बात करें अपन, तो एक ह्यूमन, एक वयस्क की डाइट जो है, डेली का जो भोजन है रोजाना का, उसमें भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके अलावा औद्योगिक भी अपना रखता है, इनसे बहुत फैक्ट्रियां भी चल रही है और प्रिजर्वेशन प्रोडक्ट भी बन रहे हैं। बात करें तो औषधीय महत्व में भी ये रखते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो दवाइयों के रूप में काम में ले रहे हैं औषधियों, जैसे पपीता है, पेट रोगों के लिए यूज ले रहे हैं अपन, है ना, और बील है, और भी बहुत चीजें हैं। औषधीय महत्व भी है इनका, धार्मिक महत्व भी है इनका, ठीक है, खाने के अंदर भी है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, इन सब में इनका यूज है। तो अगर क्वेश्चन आपके पास पहले टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और आएगा तो क्या आएगा कि सब्जियों व मसालों या सब्जियों व फलों का मानव आहार में महत्व समझाइए, या टोटली अपने पास क्या इंपोर्टेंस है वो है। तो आपको हेडिंग्स लगानी है। पहला पहला पॉइंट आपको डालना मानव आहार में। अब आहार में क्या क्या हो सकता है आप लिख सकते हो, इसमें विटामिन लिख सकते हो, फैट्स लिख सकते हो, प्रोटीन्स आप लिख सकते हो, मिनरल्स आप लिख सकते हो, खनिज लवण, वसा, प्रोटीन, है, ये चीजें आप लिख सकते हो। अभी बात करते हैं रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन ह्यूमन डाइट। ह्यूमन डाइट के अंदर क्या क्या इनका रोल है। ह्यूमन बॉडी रिक्वायर वेरियस विटामिन, बहुत सारे विटामिनों की जरूरत होती है, बहुत सारे मिनरल्स एंड प्रोटीन्स ईटीसी, ठीक है, उनकी जरूरत होती है, और वो अपने को इनसे मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सा है? सी। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन किसको बोलते हैं? विटामिन सी को बोलते हैं। नींबू वर्गीय से प्राप्त होता है, और इस एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम होता है। और स्कर्वी जो रोग है, स्किन संबंधी, त्वचा संबंधी एलर्जी, वो इसकी कमी से हो जाते हैं। इसकी पूर्ति के लिए क्या पीले फल या नींबू वर्गीय का यूज करते हैं। वेजिटेबल्स आर जनरली गुड सोर्सेज फॉर मिनरल्स। आ गई पहली लाइन ही अपनी सबसे महत्वपूर्ण लाइन, वेजिटेबल्स आर जनरली, सब्जियां मुख्य रूप से गुड सोर्सेज, अच्छा स्रोत है किसका? ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन, खनिज लवणों व विटामिनों का सब्जियां एक अच्छा व मुख्य स्रोत मानी गई है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, लाइकोपिन इज ए कैरोटिनॉइड पिगमेंट विच विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्ट डिजीज, प्रोटेस्ट कैंसर। लाइकोपिन जो है, लाइकोपिन काय में पाया जाता है? ये एक पिगमेंट है, वर्णक है। वर्णक जो रंगों को कंट्रोल करने में इनमें यूज होता है अपना, जैसे टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। और जो लाइकोपिन है कैरोटिनॉइड है, कैरोटिनॉइड पिगमेंट है, ठीक है, वर्णक जिसको अपन कहते हैं। ये जो आपका हार्ट डिजीज जो है, हृदयघात, हार्ट अटैक जो है आपके, और प्रोटेस्ट कैंसर है, उसके प्रति अपने को बचाव भी करता है। तो रोगों में भी इसका यूज है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे, पूरा डीपली मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये इसमें से बड़ा क्वेश्चन आता ही आता है आपके उद्यान। ये देखते हैं इकोनॉमिक्स में क्या क्या अपना रोल करती है ये चीज। भारत का विश्व में चीन के बाद फल व सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान है। फर्स्ट जो है फ्रूट एंड आपके वेजिटेबल प्रोडक्शन में चीन है, और सेकंड पे आपके इंडिया है। भारत विश्व के अंदर, जो भारत है वो विश्व के अंदर आम, मैंगो, ठीक है, केला, पपीता, काजू,
सुपारी, आलू और भिंडी, ये 8 चीजें इनके अंदर क्या है, फर्स्ट स्थान पे है। दूध में भी फर्स्ट पे है, ठीक है। इन पे क्या है, दूध। आम में, आम उत्पादन में विश्व में सबसे ज्यादा जो आम देता है ना वो भारत देता है। केला भारत देता है, काजू आपके भारत देता है, सुपारी जो है, आलू है, भिंडी है, वो सब, पपीता है, वो भारत देता है। सेकंड, बाकी ऑल ओवर बात करें ना सब्जी और फलों में तो सेकंड स्थान पे है। फर्स्ट पे कौन है अपना, चीन है। बात करते हैं नेक्स्ट। ये क्लास के नोट्स जो आपको है ना, वो टेलीग्राम जो ग्रुप है ना बेच आगाज 0.4, उसमें मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टाइम टू टाइम। उसमें पीडीएफ आपके पास आ रही है और इनकी भी आ जाएगी, ठीक है ना। बात करते हैं आहार में महत्व। मैंने बताया था भाई पहला ही महत्व बड़ा क्वेश्चन आता है तो मैं लिखूंगा आहार में महत्व, मानव आहार में। तो संतुलित भोजन, संतुलित भोजन में फलों व सब्जियों का महत्वपूर्ण योगदान है। संतुलित भोजन अगर ले रहे हैं, संतुलित भोजन किसको कहेंगे अपन, संतुलित भोजन उसको कहेंगे जिसमें जितने न्यूट्रिएंट्स, जितने मिनरल्स, विटामिन जो अपने को चाहिए, कैलोरीज वो अपने को मिल रही है, वो संतुलित भोजन अपन उसको कह सकते हैं। तो संतुलित भोजन में फलों व सब्जियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इनके बिना आप भोजन को संतुलित नहीं कर सकते हो, ठीक है। भारतीय औषधीय विज्ञान परिषद आईसीएमआर नई दिल्ली, ये क्वेश्चन आता है आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या और आईसीएमआर कहाँ पे है। तो आईसीएमआर की फुल फॉर्म है भारतीय औषधीय विज्ञान परिषद, नई दिल्ली में है। ने संतुलित आहार में कम से कम 120 ग्राम फल, एक जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको संतुलित आहार अगर चाहिए, उसकी डाइट में डेली पर डे 120 ग्राम फल चाहिए और लगभग 300 ग्राम सब्जियां उसको रहनी चाहिए उसकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, संतुलित आहार देने के लिए। ये चीज पूछते हैं आपके पार्ट ए में, याद रहेगा। सॉरी, 120 ग्राम फ्रूट्स एंड 300 ग्राम, ठीक है, 300 ग्राम क्या चाहिए, वेजिटेबल्स उसको चाहिए। आहार विशेषज्ञों के अनुसार भारत में संतुलित आहार में कम से कम 300 ग्राम सब्जियां, जिनमें लगभग 100 से 125 ग्राम पत्ती वाली सब्जियां, 80 से 120 ग्राम अन्य सब्जियां व लगभग 85 से 100 ग्राम कौन सी, जड़ वाली सब्जियां। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साइड में हो जाता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लेना कि 120 ग्राम फल और 300 ग्राम सब्जियां चाहिए, जिनमें से लगभग 100 से 125 ग्राम पत्ती वाली चाहिए और 85 से 100 ग्राम जो आपको जड़ वाली चाहिए और 80 से 120 ग्राम अन्य जो सब्जियां वो चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट, आहार में महत्व पढ़ रहे हैं अपन, है ना। इसमें अपन अगला टॉपिक देखते हैं, अगला जो अपना बिंदु है वो कौन सा है। फिर आता है पहला ही इसमें आहार के अंदर क्या, खनिजों के अंदर। खनिज मैंने पहले ही बताया था, पहली लाइन थी अपनी की वेजिटेबल्स आर, ठीक है, गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन। मिनरल्स मतलब खनिज, आपके खनिजों की प्रचुरता के अंदर मानव शरीर को स्वस्थ संचालन में वृद्धि के लिए खनिज आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। खनिजों की बात करें तो खनिज तत्व कैल्शियम, सर्वाधिक कैल्शियम जो पाया जाता है फलों के अंदर, लीची में, अपने यहाँ पे सब्जियां दी हुई है तो अगेती और केरी पत्ता जो है ना उसमें कैल्शियम जो खनिज लवण है केरी पत्ता के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। बात करें आयोडीन की तो आयोडीन की कमी से गलघोंटू रोग हो जाता है, गले में फुलाव आ जाता है। आयोडीन किसमें पाया जाता है, भिंडी जो आपकी है ना, भिंडी और प्याज, फर्स्ट पे है भिंडी, मालवेसी कुल की लेडी फिंगर जिसको बोलते हैं, भिंडी के अंदर उच्च मात्रा में आपके आयोडीन पाया जाता है। फिर होता है कॉपर, कॉपर आपके परवल जो है ना, परवल, परवल की सब्जी खाइए, बेल जो अपनी लगती है खेजड़ी वगैरह पे चढ़ा देते हैं, परवल उसको बोलते हैं, तो परवल के अंदर सर्वाधिक कॉपर पाया जाता है। बात करें सोडियम Na तो जो सलाद है, लेटुनस है, उसमें पाया जाता है। बात करें पोटेशियम खनिज लवण की तो चौड़ाई जो आपकी है, चौड़ाई जो है ना, चौड़ाई कच्ची अवस्था में जो होती है ना उसमें 341 ग्राम पर 100 ग्राम में 341 मिलीग्राम पाया जाता है। हरी मिर्च के अंदर भी आपके पोटेशियम पाया जाता है और खीरे के अंदर भी आपके क्लोरीन पाया जाता है। खीरे में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है। बात करें फास्फोरस की तो फास्फोरस आपके पाया जाता है लहसुन में और मटर के अंदर। किसमें पाया जाता है, लहसुन और मटर में। तो ये तो गई खनिज पदार्थों की। मैंने बताया कि खनिज पदार्थ मानव स्वास्थ्य और संचालन के महत्वपूर्ण है और सब्जियों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक अपने पास बच रहा है यहाँ पे, कौन सा, एपोसाइनेसी फैमिली से है, लोहा। लोहा किसमें पाया जाता है, सूखे करोंदा में, फलों के अंदर। तो बात करें सब्जियों में तो चौड़ाई और पालक जो आपका है, चौड़ाई और पालक जो है उसमें लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और बात करें फलों की तो शुष्क केरोंदा और खजूर जो है आपका, फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा, खजूर, तो इसमें और शुष्क केरोंदा जो है उसमें अच्छी मात्रा में आप देख सकते हो लोहा 39% और 10% तक लोहा पाया जा रहा है। अब आगे देखते हैं इसमें, कैल्शियम फास्फेट खनिज हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। कैल्शियम और फास्फेट, Ca, कैल्शियम
और फास्फेट क्या करते हैं, हड्डी और दांतों को मजबूती देते हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का फूलना, घेंगा रोग हो जाता है। फिर सेकंड अपना आ गया कार्बोहाइड्रेट्स। पहला क्या था, मानव आहार, हमने हेडिंग लगाई, उसमें थोड़ी सी 2-4 हमने लाइन लिखी आईसीएमआर के अनुसार 300 ग्राम सब्जियां व 120 ग्राम फल अपने को चाहिए। डन। उसके बाद में लिखा हमने मानव आहार में खनिज लवणों में, खनिजों में इतने इतने लिख दिए हमने। सोडियम किस में पाया जा रहा है, लोहा चौड़ाई में पाया जा रहा है, चौड़ाई के अंदर पोटेशियम पाया जा रहा है, क्लोरीन खीरे में पाया जा रहा है, फॉस्फोरस लहसुन में पाया जा रहा है, ये चीज लिख। सेकंड पॉइंट हमने लगाया कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, यह ऊर्जा, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। ऊर्जा एनर्जी जो शरीर को मिलती है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के विघटन से, जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स टूटता है तो 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है अपने को। भरपूर कार्बोहाइड्रेट्स के उपयुक्त फल, तो सूखा अंगूर जिसको अपन बोलते हैं खुबानी, किशमिश, उसमें 72% तक कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाता है। अभी अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या, सब्जियां, तो सब्जियों में देखते हैं सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट्स अपनी कौन सी सब्जी में पाया जा रहा है। सेकंड पॉइंट है अपना, सब्जियों में देखो टोपियाका और शकरकंद। टोपियाका और शकरकंद 2 सब्जियां हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स से अच्छी मात्रा में पाया जाता है इनमें सब्जियों के अंदर, टोपियाका और शकरकंद। बात करते हैं थर्ड प्रोटीन आहार वालों में। आहार वालों में पहला हो गया खनिज लवण, दूसरा हो गया आपके कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा जो अपना पॉइंट है वो कौन सा है, प्रोटीन में। यह मानव शरीर की सामान्य क्रियाविधाएं व वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है और मानव शरीर रचना में विशेष योगदान होने के कारण युवा अवस्था में इसकी अधिक आवश्यकता होती है। युवा अवस्था में, यूथ जो है, अभी आपने देखा होगा जो जिम वगैरह हैं, जिम लवर हैं, बिगनर जो जिम जा रहे हैं या जिनको डोले शोले बनाने होते हैं, तो जो डब्बे खाते हैं उनमें क्या आता है, प्रोटीन आता है। और एक्स्ट्रा प्रोटीन अपन क्यों ऑब्जर्व करते हैं बाहर से, भाई अपने संतुलित भोजन में नहीं हो पा रहा है प्रोटीन की पूर्ति, तो अपन बाहर से, ये इसलिए प्रोटीन महंगा भी आता है। क्यों आता है ये, मानव शरीर की सामान्य क्रियावृद्धि और वृद्धि के लिए, जो मसल्स गेन होता है आपका, जो कोशिकाओं की वृद्धि जो होती है, बाइसेप जो आप बना रहे हो, जो भी डोले शोले जिम जा रहे हो, तो प्रोटीन के डब्बे इसलिए खा रहे हो ताकि जो सेल डिवीजन है, मसल्स का जो वो है वो बढ़ जाए आपका, ठीक है। और वो बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए वो लेते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन वही उनसे अच्छा अपना सब्जियों और फलों से भी अच्छा सोर्सेज है प्रोटीन के। देखते हैं कौन कौन से सोर्सेज आगे। ये आ गया प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से, ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन के विघटन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी 4 किलो कैलोरी प्राप्त हो रही थी और 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी प्राप्त हो रही है। भरपूर प्रोटीन युक्त फल, काजू के अंदर 21% तक प्रोटीन पाया जाता है, जो आपकी काजू है, एपोसाइनेसी, ठीक है। भारत भरपूर प्रोटीन युक्त सब्जियां, सेम की फली और मटर, जो हरा मटर है ना उसमें 21% तक प्रोटीन होता है। आप दबा के सर्दियों में मटर लो, जिम जाओ, अच्छी बॉडी बनाओ, ठीक है, मटर। चौथा जो अपना पॉइंट है, पहला खनिज लवण, सेकंड द प्रोटीन, थर्ड कार्बोहाइड्रेट्स, फोर्थ वसा, फैट की मात्रा। अब फैट भी अगर वेट वगैरह बढ़ाना ना आपको, ऊर्जा शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की तरह, वसा शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करने वाला मुख्य खाद्य पदार्थ है। प्रति ग्राम वसा उपापचय क्रिया में कार्बोहाइड्रेट्स व प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा देता है। भाई देखो हमने पढ़ा कि प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो 1 ग्राम से 4 कैलोरी मिल रही थी। यहाँ पे 1 ग्राम अगर आप वसा को खर्च कर रहा है ना आपका शरीर 1 ग्राम फैट का, तो कितनी कैलोरी मिल रही है, 9.3 किलो कैलोरी मिलती है। यह नोट कर लेना, वसा 9.3 कैलोरी देता है 1 ग्राम वसा, और जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स कितना देते हैं, 4 किलो कैलोरी अपने को ऊर्जा दे रहे थे। भरपूर वसा युक्त फल, तो अखरोट में खूब फैट पाया जाता है 64%। गाय भैंस का दूध नहीं मिल रहा है ना, फैट की कमी है शरीर में, फैट आपको बढ़ाना है, हड्डियां आपकी दिख रही है, कुपोषण के शिकार हो तो अखरोट खाओ, बादाम खाओ। अगर वो नहीं है तो गरीब वाला जो है, अपने सब्जियों में बात करें तो आलू दबा के लो आप, 11.5% तक इसमें फैट पाया जाता है। पर 100 ग्राम अगर आप आलू खा रहे हो तो 11% फैट खा रहे हो आप, ठीक है। तो आलू दबा के लो और फैट बढ़ा सकते हो आप सब्जियों के अंदर। पांचवा अपना इंपोर्टेंस है रेशे की उपलब्धता, रेशे की प्रचुरता। रेशे आंत व पेशियों को स्फूर्ति प्रदान करते हैं, पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। रेशे जो होते हैं ना, फाइबर, वो क्या करता है, अपना जो पाचन क्रिया है उसमें सहायता प्रदान करते हैं। भरपूर रेशो युक्त फल, अंजीर, फिग, अंजीर और अमरूद। बात करें सब्जियों की तो आलू, भाई आलू अपना है ना भाव बढ़ाने लगेगा, क्योंकि आलू में इतने गुण पाए जाते हैं, आपको पता ही नहीं था, आज पता चल रहा है। आलू में फैट भी पाया जाता है उच्च मात्रा में, और फाइबर जो है आपका पाचन क्रिया को भी अच्छी बनाएगा, फैट भी देगा। और देखो एक और चीज सुनो, फैट में 1 ग्राम फैट से 9.3 कैलोरी मिलेगी, जबकि उधर अगर आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो तो 4 किलो कैलोरी मिलेगी, फैट से 9.3 किलो कैलोरी मिलेगी। तो आप आलू दमा के लो, ठीक है।
दम आलू, जो भी कोई सी भी आलू, आलू मटर, आलू सेव, कोई सी भी सब्जी, आलू चलने दो ठोक के, है ना, सस्ता भी है, ज्यादा महंगा नहीं है। कमरे पे रहने वाले बच्चे तो बनाते हैं आलू की है, आलू और दाल कॉमन है, कुछ नहीं है, आलू घोल लेते हैं बेचारे। कार्बनिक अम्लों की प्रचुरता, रिचनेस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, फलों और सब्जियों में कुछ खट्टे भी हैं फल, कुछ सब्जियां भी ऐसी हैं जिनमें अम्ल भी पाए जाते हैं। फलों में साइट्रिक व टाइट्रिक अम्ल की, साइट्रिक अम्ल और टाइट्रिक अम्ल दोनों उपयुक्त होते हैं भूख बढ़ाने और पाचन क्रिया में। भूख अगर बढ़ गई, पहले भूखे हो आप, पढ़ते तो नहीं, ठीक है। साइट्रिक एसिड जो है कागजी नींबू संतरा इनमें पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड जो है अंगूर इमली सेब खुबानी में पाया जाता है। मैलिक एसिड सेब केला मौसमी में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड की अगर बात करें तो पत्तीदार जो सब्जियां है ना आपकी, पत्तीदार लीफनेस वाली जो सब्जियां है ना, चुकंदर हो गए आपके और पालक हो गया आपके, इनमें पाया जाता है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। विटामिन की प्रचुरता, शरीर में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है ना आपकी, एंटीबॉडीज जो है वो विटामिन मेन मैंने बताया था, क्या क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट और फाइबर, ठीक है। सातवां अपना विटामिन्स, विटामिन्स के बारे में देख लेते हैं, ये सारणी, फिर क्लास का एंड करते हैं अपन, ठीक है। टॉपिक फर्स्ट का बात करते हैं यहां से, न्यूट्रिएंट्स। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, इसकी कमी से होता है रतौंधी या जीरोफ्मेलिया, आंखों से दिखाई नहीं देता वो रोग होता है। बात करें इसके सोर्सेज में तो मैंगो 4800 आयु, पपाया। सब्जियों की बात करें तो सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है 28,129 आयु, जो इसकी इंटरनेशनल यूनिट है पर 100 ग्राम। अगर गाजर आप ठोक के खा रहे हो तो कभी भी आंख का रोग आपको नहीं होगा, जीरोफ्मेलिया आपको नहीं होगा। विटामिन ए जो रेटिनॉल है उसकी कमी लाइफ में कभी नहीं होगी। तो गाजर भी सस्ती है, महंगी नहीं है, तो भूखे नहीं रहना, गाजर खानी है। गाजर नहीं मिल रही तो आलू अपने को खाना है। विटामिन B1 थायमीन कैश्यू नट काजू में पाया जाता है। अखरोट वॉलनट इसमें पाया जाता है। और एप्रिकॉट जो सब्जी आती है उसमें अपने पाया जाता है विटामिन B1 या थायमीन। विटामिन B1 की कमी से हो जाता है बेरी बेरी रोग। कौन सा होता है? बेरी बोरी। इसके बाद में आएगा विटामिन B2 राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन किस में पाया जाता है? बील और पपीता और आपके चौलाई जो पत्ते वाली है उनमें। बात करते हैं विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जिसका नाम है। स्कर्वी रोग जो है ना आपके स्किन संबंधी वो हो जाता है इससे। और ये किस में पाया जाता है? जो खट्टे चीजें है ना आपकी उनमें पाया जाता है। कौन कौन सी में? बारबेंडस चेरी, आंवला, गुआवा, लाइम और आपकी जो पत्तियां वाली सब्जियां उनमें। उसके बाद में आ गया कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे देखो बनाना में, डेट पाम में और एप्रिकॉट में। फिर आता है आयरन, करौंदा और डेट पाम, मैंने पहले बता दिया करौंदे में। प्रोटीन कैश्यू नट काजू और बादाम में। फैट वॉलनट और आलमंड। ये थी फलों के लिए। नेक्स्ट है औषधीय महत्व, ये तो हो गया अपने खाने में। अब बात करते हैं औषधीय महत्व की अपन। स्वास्थ्यवर्धक च्यवनप्राश बनाने में आंवले का प्रयोग होता है। औषधियों के अंदर आंवला आपके हो गया है ना, और आपके जैसे त्रिफला चूर्ण बनाने में, हरड़ बनाने में, बहेड़ा बनाने में आंवले का यूज किया जाता है। बात करें और आर्थिक महत्व में भी, देखो सब्जियां अभी टमाटर इतना महंगा बक रहा है, तो आर्थिक महत्व में भी किसान को, अपने इंडिया की इकोनॉमी को, अपने स्टेट की इकोनॉमी को, अपने घर की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं वो सुधार कर रहा है। तो आर्थिक महत्व में भी सब्जी और फलों का बहुत अहम रोल होता है। खाद्यान्नों की तुलना में फलों की खेती से प्रति हेक्टेयर अधिक आय, ये लाइन आ गई। सीरियल्स जो गेहूं जो बाजरा बोल रहे हो ना, उससे ज्यादा कमाई सब्जी और फलों में है, ये मानना पड़ेगा, है ना। राजस्थान की हिस्सेदारी राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रफल उत्पादन में लगभग 1% मात्र है। औद्योगिक महत्व में देखो, ये तो आर्थिक हो गया। अब है औद्योगिक महत्व, जो आपके रिको में फैक्ट्रियां लग रही है, कल कारखाने, उनमें भी इसका इंपॉर्टेंस है। फल उत्पादन पर निर्भर विभिन्न उद्योगों का विकास। फल परिरक्षण हो गया, जेम जेली कैंडी बनाने वाले हो गए, जूस बनाने वाले हो गए, फ्रूट जूस हो गया, एप्पल बियर बनाने वाले हो गए, वो सारे फ्रूट से ही तो बना रहे हैं, है ना। मधुमक्खी पालन, पपेन उत्पादन, पपीता से पपेन निकाला, मदिरा, दारू भी आपकी इसी से बनती है, फ्रूट से, अंगूर वगैरह से। रेशा उद्योग में हो गया आपके। धार्मिक महत्व की बात करें अगर, ठीक है, कमा भी लिया, खा भी लिया और औद्योगिक फैक्ट्री भी लगा ली, सारा काम हो गया। अब बात करें भगवान को याद करने में, तो धार्मिक महत्व में भी इसका इंपॉर्टेंट। अच्छे वो शुभ कार्य हो तो शुरुआत में फलों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे नारियल, नारियल नहीं बधारते अपन, नारियल का यूज करते हैं अपन, है ना। सावन माह में भगवान शिव की पूजा के लिए बील पत्तर का यूज किया जाता है ना। विवाह जैसे शुभ कार्यों में केले के पत्ते तथा मंडप तथा आम के पत्तों की बंदवार से सजाना, हवन आदि मांगलिक कार्यों में आम की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आज जो आपकी फर्स्ट जो लेक्चर था वो कंप्लीट होता है हॉर्टिकल्चर का, HORT 211 का। उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आएगा, यहाँ तक सबने देखा होगा। तो सभी को थैंक यू। आप भी लिखित में मेरे को थैंक यू बोले ताकि मेरे को पता लगे। बाकी क्लास को शेयर सबने कर दिया होगा। इस क्लास का और जो बेक क्लास है मैंने, एग्रोन 211 क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन खरीफ क्रॉप्स, फर्स्ट के मैंने
50% सिलेबस कराया ना, उस पर मैं देखूंगा फीडबैक, उसके हिसाब से आगे की क्लास से आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो बच्चे जिनको सही में नीड है फर्स्ट ईयर वालों को, उनकी क्लासेस रेगुलर करेंगे। बाकी देखते हैं कितना शेयर करते हो, कितना लाइक कमेंट जो भी रहेगा, आपका रेस्पॉन्स आना चाहिए मेरे को, उससे कोई मतलब नहीं कैसा, ठीक है, आपके यूज हो रही है नहीं है मेरे को पता लगना चाहिए, है ना। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले सेमेस्टर में या अगली क्लास में। तो सभी को बहुत सारा प्यार, वह सभी ध्यान रखें, बेस्ट ऑफ लक।